दोस्तों, एक लड़की जो पैदा तो एक गरीब परिवार में होती है, लेकिन जब ये अपनी दोस्तों अपनी फ्रेंड सर्कल में लड़कियों को देखती है जिनका रहन सहन, जिनका खाना पीना, जिनका उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उनके कपड़े हाई क्लास, जब ये इस तरीके से उन लोगों को देखती है तो इसका भी सपना होता है कि ये भी अमीर बने। लेकिन दोस्तों, चूँकि ये गरीब परिवार में पैदा होती है, इसके जो पिता है मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते जो इस लड़की की सहेलियाँ कर पाती थी। और दोस्तों, इसीलिए इस लड़की का सपना होता है कि उसे भी अमीर बनना है। और जैसे ही ये लड़की बड़ी होती है, इसके जो पिता होते हैं वो इस लड़की की शादी बहुत ही रीति रिवाज से, उसके जैसे जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से शादी की जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद ये लड़की अपने मन में न जाने कितने ही सपने सजोकर अपने ससुराल गई थी। इसने सोचा था कि उसकी जो ज़िंदगी है बदल जाएगी, अब शायद वो अमीर हो जाए, लेकिन इसकी ज़िंदगी में ज़रा भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इस बदलाव को लाने के लिए ये एक ऐसा रास्ता चुनती है जिस रास्ते पर जब ये चलती है तो ना जाने कितनी ही ज़िंदगियाँ इसमें बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस घटना का परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को हर एक चीज़ बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उनके जो कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में शेयर करूंगा अपने व्यूवर्स के साथ में। और आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं, या फिर किसी की सालगिरह, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है राजस्थान प्रदेश से, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ का एक थाना आता है टिब्बी थाना। अब दोस्तों, टिब्बी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मकरानी, और इसी मकरानी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हंसराज। हंसराज, इसकी पत्नी सविता देवी और इसकी 2 बेटियां हैं। हंसराज जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है। 2 बेटियां, पहली बेटी का नाम पूजा, उम्र 21 साल, दूसरी बेटी का नाम अंजू, उम्र 19 साल। जब ये दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बेटियां थीं ये अपने आस पड़ोस में जब भी लोगों को देखती तो उनका उठना बैठना, रहन सहन, पहनना ओढ़ना जब ये देखती तो इनके पिता तो मेहनत मजदूरी कर कर इनका भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन इनके मन में एक ही सपना था, खासकर पूजा के मन में यही सपना था कि वो भी अमीर रहे, अमीरों की तरह रहे, उसकी तरह रहन सहन हो। और इसके लिए सोचती है कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो शायद उनके दिन बदल जाएं, और इसीलिए शादी के ढेर सारे सपने ये अपने मन में संजो कर बैठी थी। और दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आखिरकार जब ये दोनों बच्चियां जवान हो जाती हैं, जवानी की दहलीज पर ये कदम रख देती हैं, तो आखिरकार इनके पिता को इनकी शादी की फिक्र होती है। उसके बाद में साल 2012 में आखिरकार ये अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े ही रीति रिवाज से, बड़े ही धूमधाम से, जो उससे बन पड़ रहा था उसके हिसाब से, ये चिरू जिले में रहने वाले खन्ना राम के दोनों बेटों से कर देता है। खन्ना राम जिसका भी काम मेहनत मजदूरी का है, पत्नी जिसका नाम विद्यावती, और इनके 2 बेटे, पहला बेटू कल्लू राम की जो उम्र है 23 साल, पहला बेटा, और दूसरा जो बेटा है इसका नाम दीपक, उम्र 21 साल। अब दोस्तों, जो बड़ा बेटा था कल्लू राम, इसकी शादी बड़ी बेटी पूजा यानी जिसकी उम्र 21 साल थी उसके साथ हुई थी। और जो दूसरा बेटा था दीपक, इसकी शादी उनकी छोटी बेटी जिसका नाम अंजू, जिसकी उम्र 19 साल थी। तो दोनों बहनों की शादी हो जाती है, और पूजा जो है ये अपने परिवार से जब जुदा होकर अपने ससुराल पहुँचती है तो बड़े ढेर सारे सपने ये लेके जाती है। इसके मन में जो इसने अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों को देखा था, इसके मन में भी था कि ये भी इसी तरीके से अब अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन जब ये अपने ससुराल पहुंचती है और वहाँ पर भी लोगों को देखती है तो इसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि क्यों ना वो भी उन्हीं लोगों की तरह उठे, उन्हीं लोगों की तरह बैठे, उसका भी जो पहनना ओढ़ना है उन्हीं लोगों की तरह हो। अब दोस्तों, पूजा शादी करके तो अपने पति के घर आ चुकी थी, अपनी ससुराल आ चुकी थी, लेकिन यहाँ भी जो उसकी परेशानी जो मायके में थी, पिता के घर थी, उसी तरीके की परेशानी रहती है। दरअसल जो कल्लू राम है इसका पति, ये भी मेहनत मजदूरी करता है, तो इतनी कुछ आमदनी परिवार की होती नहीं है। शादी का 1 साल गुजर जाता है और पूजा की ज़िंदगी में ज़रा भी बदलाव नहीं आता, यानी जिस परेशानियों से वो अपने मायके में गुजर रही थी उसी परेशानियों में, उन्हीं चीज़ों में वो अपने ससुराल में भी थी। और दोस्तों, जब 1 साल का समय गुजर जाता है, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत तो होता ही है, पति पत्नी अच्छे से रहते भी हैं। इसी बीच में इनको एक बेटी भी हो जाती है। अब जब बेटी हो जाती है तो पूजा
लगातार अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सोचती है कि कैसे कर कर वो अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल ज़िंदगी बनाए। इसलिए अब ये अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। ये अपनी सास से लड़ती है, सास को कुछ इस तरीके की बातें बोलती है, यकीनन जो मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ शर्म आएगी। और जब ये सास से इस तरीके की बातें बोलती है तो कहीं ना कहीं सास भी समझ जाती है कि आखिर पूजा चाहती क्या है। सास समझ जाती है कि पूजा अलग रहना चाहती है। इसलिए पूजा भी अपने पति से एक दिन खुलकर बात करती है इस बारे में और अपने पति कल्लूराम से कहती है कि उसे अलग रहना है। अगर वो अलग रहेगी तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएं और शायद उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ जाएं। अब दोस्तों, परिवार में जब इस तरीके की बातें एक बार हो जाती है तो इस बात को लेकर आम दिन झगड़े होते रहते, तकरार होती रहती। इसलिए जो कल्लूराम की माँ है ये कल्लूराम से कहती है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रह लो, क्योंकि घर में वो रहेगी तो घर में विवाद रहेगा, घर का चैन सुकून पूरी तरीके से छिन चुका है। अगर तुम चाहो तो अलग रह लो, शायद इससे तुम्हारे परिवार में कुछ खुशियाँ लौट आएँ, तुम्हारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम आ जाएँ। तो कल्लूराम भी अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेता है, उनकी बातों को, और उसके बाद में कल्लूराम अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर आखिरकार अपने ही ससुराल मकरानी पहुँच जाता है और मकरानी में रहने लगता है। वहाँ पर जाने के बाद में ये वही मेहनत मजदूरी का काम करता। इस तरीके से लगभग 4 साल का बड़ा वक्त गुजर जाता है, लेकिन 4 सालों के वक्त में भी आखिरकार पूजा की ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। पूजा जैसी थी वैसे ही रहती है। यहीं पर रहने वाली एक अर्चना सिंह, जिसके पति का नाम कक्का सिंह और अर्चना ने लव मैरिज शादी की थी। और जो अर्चना थी ये रहने वाली थी रावतसर की। अर्चना के पिता का नाम कौर सिंह और इसका एक छोटा भाई जिसका नाम संदीप सिंह, उम्र 20 साल। अर्चना की माँ लगभग 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन अर्चना जब अब मकरानी में रहने लगी थी अपने पति के साथ में तो अक्सर इसका जो छोटा भाई संदीप है जिसकी उम्र 20 साल है, ये अपनी बहन से मिलने के लिए उस बहन के घर आता था। और इस बार जब ये अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर आया तो इसकी मुलाकात होती है जो पूजा सिंह है उसके साथ में, उसकी मुलाकात होती है। दोस्तों, संदीप जब पूजा को अपनी बहन के घर देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। इसलिए ये अपनी बहन से कहता है, जो अर्चना सिंह है उससे कहता है कि आखिर ये कौन है। तो अर्चना सिंह जो है वो पूजा और संदीप का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराती है। अर्चना सिंह उसके बारे में बताते हुए कहती है ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। पूजा संदीप को अपने घर की, अपने परिवार की सारी माली हालत बता देती है। वो बताती है कि जिससे उसने शादी की थी बहुत सारे सपने लेकर वो उसके घर गई थी, लेकिन आज तक शादी के लगभग 5 से 6 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ज़रा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि परेशानियाँ अलग। जब इस तरीके की बात ये संदीप से कहती है तो कहीं ना कहीं संदीप पूजा से कहता है कि उसके जो पिता हैं ये एक ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं। अगर तुम कहो तो मैं अपने पिता से तुम्हारे काम के बारे में बात करूँ। तो जो पूजा है ये संदीप से कहती है कि ठीक है, तुम करना कोशिश, अगर कुछ अच्छा हो सके हमारे लिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना। उसके बाद में दोस्तों जो संदीप होता है ये वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोबारा जब ये फिर अपनी बहन से मिलने के लिए उसके गाँव आता है मकरानी, तो इसकी मुलाकात फिर पूजा से होती है। तो इस बार ये पूजा से कहता है कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए अपने पिताजी से बात की है और उसके पिताजी ने उसे बताया कि उन दोनों का काम ज़मींदार के यहाँ लग सकता है और बदले में उन्हें 700 रुपये रोज़ की दिहाड़ी भी मिलेगी। जब इस तरीके की बात पूजा सुनती है तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी से उछलने लगती है और वो संदीप से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इस बारे में अपने पति से बात करूँगी, उसके बाद तुम्हें बताऊँगी। उसके बाद में ये जो पूजा है ये अपने घर चली जाती है, अपने पति का आने का इंतज़ार करती है। अब दोस्तों पति जो कि दिन भर का थका हारा काम से लौटकर जब अपने घर आता है तो जो पूजा है ये एक नई बात उसको बताती है। वो बताती है कि दरअसल हमारी जो पड़ोस में रहने वाली अर्चना है उसका एक भाई है संदीप। संदीप से मैंने बताया था, काम के बारे में उससे पूछा था तो उसने मुझे बताया कि उसके जो पिता हैं एक ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं और मैं उनसे बात कर तुम्हारा काम वहाँ लगवा दूंगा। तो उसने अब बात की है उनसे और वो बता रहा है कि 700 रुपये रोज़ दिहाड़ी हम दोनों को मिल जाया करेगी, यानी एक दिन में हम दोनों की जो आमदनी होगी वो 1400 रुपये हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग जो रावत सर है वहीं चलें और वहीं पर अपनी बच्ची का उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देंगे और उसके बाद में हम अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से व्यतीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कल्लू होता है तो उसको भी अपनी पत्नी पूजा की बात पसंद आ जाती है और वो उसके साथ रावत सर चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आखिरकार जनवरी 2018 में शुरुआती महीने में ये लोग पहुंच जाते हैं रावत सर जो कौर सिंह है उसके पास में।
अब कौर सिंह इनकी अच्छी तरीके से इनका इस्तकबाल करता है। उसके बाद में ज़मींदार के यहाँ इनका काम लगवा देता है। अब जब ज़मींदार के यहाँ काम लग जाता है तो जो दिहाड़ी थी रोज़ की वो नगद मिल जाती थी, तो इसलिए जो यहाँ से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है उस ज़िंदगी में इनकी कठिनाइयाँ कम होती हैं, यानी एक खुशहाल ज़िंदगी इनकी वहाँ से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों समय गुजरने लगता है। लगभग 18 से 20 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन ऐसा होता है कि जो कल्लू है उसकी पूरी फैमिली कहीं गायब हो जाती है। जब इस बारे में उसके घर वालों को पता चलता है, क्योंकि घर वाले आमतौर पर डेली फ़ोन किया करते थे, जो कल्लू की माँ थी ये फ़ोन कर कर उसका हालचाल पूछती थी, लेकिन इस बार कल्लू की माँ जब कल्लू को फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। ये बड़ी हैरान हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, बार बार नंबर लगाती है, बार बार फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। इसलिए ये अपने भाई कल्लू के बारे में छोटे भाई दीपक को बताती है, यानी इसका जो छोटा बेटा था दीपक उसको बताती है और उससे कहती है कि तुम राबतसर जाओ और देख के आओ आखिरकार कल्लू कहाँ है। अब ये जो छोटा भाई दीपक था ये कल्लू का पता लगाने के लिए राबतसर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में इसकी जो मुलाकात थी वो कौर सिंह से होती है। वो कौर सिंह से अपने भाई कल्लू और अपनी भाभी पूजा के बारे में पूछता है, लेकिन जो कौर सिंह था ये किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता है, यानी घुमाता है फिराता है बातों को। जब इस तरीके की बातें दीपक के सामने होती हैं तो वो वापस अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद में ये सारी बात वो अपने पिता और अपनी माँ को बताता है। अब दोस्तों उसके बाद में जब परिवार वाले इस तरीके की बातें सुनते हैं तो तुरंत वो पूरा परिवार इकट्ठा होकर टिब्बी थाने में पहुंचता है और 12 फरवरी 2018 को ये लोग अपने परिवार यानी जो कल्लू था उसके पूरे परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब तलाश जारी करते हैं तो पुलिस को आखिरकार कोई सबूत नहीं मिलता है, कहीं से भी कुछ ऐसा पता नहीं चलता है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर कल्लू और उसका परिवार कहाँ है। और उसके बाद जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है तो कल्लू की जो पत्नी थी पूजा ये एक नए नंबर से अपने सास के मोबाइल पे कॉल करती है और उसके बाद में 1 आध मिनट ये बात करती है, उसके बाद को फ़ोन कट कर देती है। अब जैसे ही परिवार वालों को वो नंबर मिलता है जिस नंबर से पूजा का कॉल आया था, तो छोटा भाई जो दीपक है वो उस नंबर को लेता है, तुरंत पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि जो नंबर है ये पंजाब के किसी दुकानदार का नंबर है। यानी एक चीज़ तो साफ हो चुकी थी पुलिस के लिए कि जो कल्लू है उसका जो परिवार है शायद ये अब पंजाब पहुंच गया है। उसके बाद में जो पुलिस होती है वो अपनी पूरी टीम को लेती है और पहुंच जाती है पंजाब उस दुकानदार के पास में। वो दुकानदार बताता है कि मेरे नंबर से तो किसी ने कॉल किया था। उसके बाद में पुलिस आस पड़ोस के जो भी इलाके थे वहाँ पर सब में तलाश कर रही होती है। आखिरकार एक इलाके में पूजा से मुलाकात पुलिस की हो जाती है। जब पूजा को पुलिस देखती है तो तुरंत पूजा से पूछताछ करती है तो पुलिस पाती है कि उस पूजा के साथ में सिर्फ उसकी बेटी है, उसका पति कल्लू नहीं है। तो पूजा से जब कल्लू राम के बारे में पुलिस पता करती है तो पूजा इधर उधर की बातें बताती है। पूजा कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब लगातार उसके बयान बदलते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को पूजा के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस शक के आधार पर पूजा को गिरफ्तार करती है और उससे सीधा टिब्बी थाना लेके पहुंचती है। और यहाँ पे लाने के बाद में पुलिस जब पूजा से पूछताछ करती है, ज़रा थोड़ा अच्छे से पूछताछ करती है, ज़रा इसकी खातिर तवाज़ु करती है, तो पूजा जो है ये पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाती है। और उसके बाद में पूजा जो कहानी सुनाती है वो कहानी अपने आप में हैरान करने वाली होती है। दरअसल पूजा पुलिस को बताती है कि बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं अमीर बनूं, लेकिन मेरे परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा कि शादी के बाद शायद ये सारी चीज़ें बदल जाएं। उसके बाद में साल 2012 में मेरी शादी कल्लू राम से हो जाती है, लेकिन कल्लू राम वही मेहनत मजदूरी का काम करता। मेरी समझ में आ चुका था कि मेरी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी बदलाव आने वाला नहीं है। और इसी बात को लेकर अक्सर मेरे घर में, मेरी ससुराल में मेरी झगड़ा तकरार होता मेरी सास के साथ में, मेरे पति के साथ में। और इसी वजह से मेरे जो ससुराल वाले होते हैं वो मुझे अलग रहने के लिए भेज देते हैं। मैं अपने पति को लेकर अपने गाँव मकरानी आ जाती हूँ और वहाँ पर मेरा पति जो है वो काम करने लगता है, लेकिन मेहनत मजदूरी का काम करता है, कुछ ज़्यादा आमदनी होती नहीं है। धीरे धीरे उसका जो जिस्म था, जो शारीरिक क्षमता थी उसकी, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अब जो मेरी ज़िंदगी है शायद ये पूरी ज़िंदगी अब गरीबी में गुजरे। और इसी बीच में मेरी मुलाकात होती है संदीप से। संदीप को मैं अपनी सारी बात बताती हूँ, अपनी माली हालत बताती हूँ। लेकिन जो संदीप जब पहली बार पूजा से मिलता है तो संदीप भी कहीं ना कहीं पूजा के खूबसूरती है उसे देखने का कहीं ना कहीं वो कायल हो जाता है और वो एक ही दम मन ही मन में पूजा को चाहने लगता है। लेकिन दोस्तों अक्सर ये अपनी बहन के घर जाता और बहन के घर जाने के बाद में बहाना कर कर
पूजा की मदद करने के बहाने ये उसके घर जाता और उसके जब घर जाता तो लगातार घंटों घंटों तक उससे बातचीत करता। जब घंटों घंटों तक बातचीत करता तो बातचीत के दौरान ये कुछ इस तरीके की बातें करता कि जिन बातों को सुनने के बाद में पूजा को भी समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। वो समझ जाती है कि आखिर जो संदीप है ये चाहता क्या है। और उसके बाद में पूजा जो है वो संदीप की तरफ खींची चली जाती है। और एक बार जब इन दोनों के बीच में पूजा के ही घर पे अवैध संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं लेते। दरअसल जो पूजा थी, इसका जो पति था, ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका था। इसलिए पूजा भी सोचती है कि ये बहाना अच्छा है, मौका अच्छा है, और उसको भी एक तरीके से जो शारीरिक सुख चाहिए वो संदीप से मिल जाएगा और जो पैसा है उसकी भी कमी पूरी होगी। उसके बाद में जब ये एक तरीके से अवैध संबंधों का खेल शुरू होता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता। इधर ये अवैध संबंधों का खेल चलता है, लेकिन इस खेल के बारे में ना तो पूजा के पति कल्लूराम को इस बारे में पता होता है और ना तो संदीप की जो बहन है अर्चना, ना तो उसे इस बारे में पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब संदीप अपनी बहन अर्चना के घर जब भी आता तो तुरंत पूजा के घर जाता और घंटों घंटों तक वहाँ पे रहता। जब इस तरीके के वहाँ पर हालात रहने लगे तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। और जब भी संदीप आता वो पूजा के घर बार बार जाता तो लोगों को ज़रा भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। और एक बार जब संदीप पूजा से मिलने के लिए आता है तो पूजा संदीप से कहती है कि अब तो तुम आ गए, लेकिन आज के बाद दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों को सब पता चल चुका है और लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखो, अगर मेरे पति को इस बारे में ज़रा सी भनक भी लग गई तो हम दोनों का जो अंजाम है वो क्या होगा। जब संदीप पूजा के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो पूजा से कहता है कि वह इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पूजा उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन हालात को समझो। अगर तुम लगातार यहाँ आते रहे और लोगों ने कहीं अगर इसका जिक्र मेरे पति से कर दिया तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद में जो संदीप है ये पूजा से कहता है कि वह तुमसे शादी करना चाहता है, अगर इतना ही डर है तो तुम उससे शादी कर लो। तो पूजा कहती है ठीक है, शादी करने के लिए मुझे भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन जो संदीप है ये कहता है कि अगर हमने भाग कर शादी कर ली तो ये जो पूरा मामला है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, क्योंकि एक बार अगर ये मामला कोर्ट कचहरी पहुंच गया तो हम कहीं पर भी फिर सुकून से नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसके बाद में एक प्लान बनाता है। ये कहता है कि क्यों ना तुम दोनों पति पत्नी मेरे गांव चलो। दरअसल मेरे जो पिताजी हैं वो एक ज़मींदार के यहाँ नौकरी करते हैं और मैं वहीं पर तुम्हारा काम लगा दूंगा। तो कहीं ना कहीं पूजा जब ये बात सुनती है तो वो भी हाँ भर देती है और इसका जिक्र वो अपने पति के साथ में करती है। पति भी हामी भर देता है। उसके बाद में जो संदीप था ये दोनों पति पत्नी यानी कल्लू और उसकी पत्नी पूजा और उसकी छोटी बेटी इन्हें लेकर अपने गाँव राबतसर पहुँच जाता है। और वहीं पर जाने के बाद में जो ज़मींदार था वहाँ पर इनका काम लगवा दिया जाता है। ये दोनों पति पत्नी अब वहाँ पर काम करने लगते हैं, यानी एक तरीके से जो ज़िंदगी थी इनकी वो अब ठीक ठाक चलने लगती है। अब संदीप जो था ये भी कभी कभी मौका निकाल कर आखिरकार पूजा से मुलाकात भी करता और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन ये जो समीर था ये भी अपने पिता के साथ में खेती किसानी के काम में हाथ बटाता था। अब जो पूजा थी और साथ में इसका जो पति कल्लूराम और जो कौर सिंह था संदीप का पिता और संदीप, ये सारे लोग मिलकर खेतों में काम करते। चूँकि संदीप कई बार तो पूजा से मिल चुका था उसके ही गांव के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि संदीप भी काम कर कर थक जाता तो ये शाम का खाना खाते ही सो जाता। दूसरी तरफ जो कल्लूराम था ये तो वैसे ही थोड़ा कमज़ोर हो रहा था तो काम कर कर ये भी बहुत ज़्यादा थक जाता था तो ये भी सो जाता था। यानी संदीप और कल्लूराम दोनों खाना खाकर कई बार सोने लगे, लेकिन ये जो पूजा थी इसको नींद नहीं आती थी। अब पूजा अकेली पड़ चुकी थी तो इसी बीच में पूजा की नज़र आखिरकार संदीप के पिता कौर सिंह पे जाती है। कौर सिंह जिनकी उम्र लगभग 45 साल। अब जब पूजा की नज़र कौर सिंह पे जाती है, कौर सिंह जो कि उम्र में 45 साल है और उसकी पत्नी लगभग 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। चूँकि दोस्तों पूजा अब कौर सिंह को गलत नज़र से देख रही थी, पूजा को उस कौर सिंह के अंदर उम्मीदें दिखाई पड़ रही थी, इसलिए अब ये कौर सिंह के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती है। अब जब कौर सिंह पूजा को इस तरीके से देखता है, जो कि 45 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, जिंदगी के न जाने कितने उतार चढ़ाव देख चुका है, इसलिए वो तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर पूजा चाहती क्या है। और उसके बाद में ना चाहते हुए भी इन दोनों के बीच में वहीं पर शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और एक बार जब शारीरिक संबंध बनते हैं तो जो पूजा है ये सारी बात कौर सिंह को बता देती है। वो उसके बेटे संदीप के बारे में भी सारी बात बताती है। वो उसे बताती है कि संदीप के साथ में भी उसके रिलेशन है और उसके साथ में भी उसने शारीरिक संबंध बनाए। तो जो कौर सिंह है इस बात पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता है। वो पूजा से कहता है कि तुम मेरे बेटे के साथ भी रह सकती हो और मेरे साथ भी रह सकती हो। उसके बाद में ये जो सिलसिला था
ये चलने लगता है। उधर जो कल्लू राम था दिन भर काम करता था, थक हार जाता था, सो जाता था। इधर जो पूजा थी ये दोनों बाप बेटों के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। और एक दिन पूजा कौर सिंह के साथ में संबंध बना रही होती है कि उसी समय उसका जो पति है कल्लू राम, वो उसे अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब जब अपनी पत्नी को वो कौर सिंह के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है तो वो अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है, उसके साथ में मार पिटाई करता है, साथ के साथ कौर सिंह को भी काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहता है। अब दोस्तों कल्लू राम उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखता है। ये अपनी पत्नी को इस तरीके से देखता है, अपनी पत्नी के ऊपर इस तरीके से नज़र रखता है कि इसकी जो पत्नी है अब दोनों बाप बेटों में से किसी से भी मिल नहीं पाती, ना तो संदीप से मिल पाती है ना तो कौर सिंह से मिल पाती है। जब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है तो कहीं ना कहीं कौर सिंह और संदीप भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जिस मतलब से वो इसे यहाँ लेके आया था अब उसका वो मतलब तो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए एक दिन आखिरकार इन्हें थोड़ी देर के लिए मौका मिल जाता है तो जो पूजा है ये कौर सिंह को सारी बात बताती है। वो कहती है कि उसका जो पति है कल्लू राम ये उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखता है, यानी अब तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौर सिंह उससे कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और उसके बाद में जब तुम्हारा पति रास्ते से हट जाएगा तो मैं और मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा भरपूर ख्याल रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पूजा को भी ये बात पसंद आ जाती है, इसलिए पूजा हामी भर देती है और कौर सिंह जो है ये सारा प्लान करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और वो अपने प्लान में अपने बेटे संदीप और पूजा इन दोनों को शामिल करता है और पूजा को कुछ नींद की गोलियां ला के देता है। और इसी वजह से 12 फरवरी 2018 को पूजा जो है वो नींद की गोलियां खाने में मिलाकर अपने पति कल्लू राम को दे देती है और उसके बाद में ये दोनों बाप बेटा वहाँ पर पहुँचते हैं। कल्लू राम जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था। कौर सिंह जो है वो पूजा और अपने बेटे संदीप को इशारा करते हुए कहता है कि इसके पाँव पकड़ो। जैसे ही ये लोग उसके पाँव और हाथ पकड़ते हैं, जो कौर सिंह है ये पूजा का ही दुपट्टा लेकर उसके पति कल्लू राम के गले में ऐसा फंदा डालता है और जब तक दबाता रहता है कि जब तक कल्लू राम की सांसें नहीं थम जाती हैं। और उसके बाद में जब कल्लू राम की वहीं पर मृत्यु हो जाती है तो ये लोग प्लान के मुताबिक घर के पीछे ही एक गड्ढा खोद चुके थे, उस गड्ढे में उस डेड बॉडी को दफना देते हैं। और उसके बाद से पूजा जो है वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। डेड बॉडी दफनाने के बाद में ये उन दोनों बाप बेटों के साथ में एक ही साथ में संबंध बनाती है और उसके बाद में ये सोचती है कि शायद इस बारे में अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है, 4 से 6 दिन का समय गुजरता है, जो कल्लू राम की माँ है वो अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन लगाती है। तो फ़ोन जो है वो पूजा उठा लेती है। तो पूजा कहती है कि ठीक है माँ, सब कुछ ठीक चल रहा है और वो खेत पर गए हैं, जैसे ही लौट के आएंगे मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। उसके बाद में वो जो कल्लू राम की माँ है वो फ़ोन काट देती है। शाम को फिर लगाती है तो पूजा बताती है कि वो दावत में गए, सुबह आएंगे, सुबह बात करा दूंगी। और इसके बाद में पूजा सारी बात कौर सिंह को बताती है कि जो कल्लू राम है उसकी माँ का फ़ोन लगातार आ रहा है, क्या करा जाए। तो उसके बाद में कौर सिंह जो है पूजा से कहता है कि दरअसल तुम कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली जाओ और अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। उसके बाद में जो पूजा है ये भी कौर सिंह की बात मानती है और अपनी बेटी को लेके ये पंजाब चली जाती है। और पंजाब में जाने के बाद में 2 से 4 दिन का समय गुजरता है। इसका जो फ़ोन है उसकी सास जो जब भी लगाती है स्विच ऑफ बताता। इधर घर परिवार वाले परेशान होते हैं। उधर जब उनको पता नहीं चलता है कि उनका जो बेटा है वो आखिर कहाँ चला गया, तो जो कल्लू राम है उसकी माँ अपने छोटे बेटे को कल्लू राम का पता लगाने के लिए राबतसर भेजती है। और राबतसर में जब उसका छोटा भाई पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कौर सिंह मिल जाता है। कौर सिंह से जब पूछताछ होती है तो कौर सिंह कुछ इधर उधर की बातें बताता है, यानी कोई सही जवाब नहीं देता है। उसके बाद में वो जो उसका भाई है वो वापस लौट जाता है और पुलिस में जाकर अपने भाई कल्लू राम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। इधर पुलिस ढूंढ रही होती है। उधर 3 से 4 दिन का समय जब गुजर जाता है तो वो जो पूजा है ये आखिरकार अपनी ससुराल में ये पता लगाने के लिए फ़ोन करती है कि आखिर ससुराल में चल क्या रहा है, ये लोग आखिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और एक नए नंबर से जब ये फ़ोन लगाती है तो उसके बाद में वो जो फ़ोन नंबर मिला था वो कल्लू राम का छोटा भाई जाकर पुलिस थाने में देता है। और पुलिस जब उस पूरे फ़ोन की डिटेल निकालती है तो आखिरकार फ़ोन कॉल के आधार पर पूजा को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद में जो संदीप था और उसका जो पिता था कौर सिंह, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है जब पूजा अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद में इन तीनों को लेके जाया जाता है जहाँ पे डेड बॉडी इन्होंने दफन की थी, डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बहरहाल इन तीनों की ही तहरीर पर इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने गंभीर धाराओं में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और दोस्तों इस पूरी कहानी को आप लोगों ने सुना कि कैसे एक महिला अवैध संबंधों के चक्कर में 2 बाप बेटों के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य कर रही थी कि इसने अपने पति की जान तक ले ली। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों
कमेंट्स की बात करें तो ये जो वीडियो है ये मैं लेट नाइट शूट कर रहा हूँ, यानी जो कल के दिन जब ये आप वीडियो सुनेंगे तो ये मैं वीडियो आज रात में ही शूट कर चुका हूँ। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ये मैं पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे अभी कॉल आया, सुबह मुझे निकलना पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं एडवांस में बना के जा रहा हूँ ताकि आप लोग कहानी को मिस ना कर पाएँ। तो कमेंट्स के लिए माफ़ी चाहूँगा, जैसे ही घर लौटूंगा आप लोगों के कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा। तो फिलहाल 1-2 वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ये मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। बहरहाल आप लोग कमेंट्स कर दीजिए और आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसके जवाब में अपने जब मैं लौट के घर पे आऊँगा और उसके बाद में जो मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहेंगे उनको ज़रूर से ज़रूर कवर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।